नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योग्राफी विथ आईडी सर में स्वागत है। आज हम लोग जून 2013 का थर्ड पेपर के शेष 26 से 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस काल के महान नेता हैं? यानी 20वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो मैं देखूं कि जो ए पैंक हैं, अल्फ्रेड पैंक, इनका जो समय था वो था 1858 से और 1945 तक। वहीं यदि एच लोटेंसक का जो समय था वो था 1886 से 1971 तक। और सी जो रिटर थे, इनका जो कार्यकाल था लगभग 1779 से और 1859 के बीच। और जो हेटनर महोदय थे, इनका जो था वो 1859 से 1941 तक। देखिए, जो 1859 से 141 और 1858 से 1945, यहाँ प्रथम चौथाई की बात कर रहा है। यानी 20वीं सदी 1901 से 2000 के बीच में होगी। ठीक, तो 1900 का जो प्रथम चतुर्थांश होगा वो 1925, 26, 27, 28 तक मान्य रहेगा। तो जो ये ए अल्फ्रेड पैंक और ए हेटनर हैं, ये अपनी युवा अवस्था में जो जिस समय सर्वाधिक कार्य कर रहे होंगे वो 1901, 2, 3, 4 या 5, 6 में ही अधिक कार्य कर रहे होंगे। तो इसीलिए अल्फ्रेड पैंक और ए हेटनर के प्रथम चतुर्थांश को स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन सही होगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान के रूप में किया है? तो भूगोल का जो वर्गीकरण है वो इमैनुअल कांट ने विज्ञान के रूप में किया है। हु वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड द प्लेस ऑफ जियोग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस? तो इमैनुअल कांट महोदय ने किया था। इमैनुअल कांट को अपवादवाद का जनक भी माना जाता है और इन्होंने इतिहास को कॉन्टिन्यूअस ज्योग्राफी भी कहा। यानी बताया कि इतिहास तथा भूगोल के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है और इतिहास भूगोल को इतिहास का आधार माना। वहीं बर्नहार्ड बेरेनियस को भूगोल को सामान्य तथा विशिष्ट भूगोल में विभाजित करने का श्रेय जाता है। जो बर्नहार्ड बेरेनियस है, इन्होंने सामान्य तथा विशिष्ट भूगोल को परिभाषित किया और एक कथन दिया कि सर्वाधिक ताप विषुवत वृत्त पर न पड़कर अयन रेखाओं के सहारे विश्व के उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। और जो मैंने बात बताई, ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। जो यहाँ क्वेश्चन सही आंसर है वो है इमैनुअल कांट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेटजल के लेवेंसराम की संकल्पना, जो रेटजल महोदय हैं उनके लेवेंसराम की जो संकल्पना है से संबंध सही है? Which of the following statements are correct relating to रेटजल्स concept of लेवेंसरम? तो यानी जो लेवेंसरम एक जीवों का स्थान से संबंधित है। देखते हैं उसमें स्टेटमेंट। यह भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जीव विकसित होते हैं। ये बात सत्य है कि वह लेवेंसरम वो भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जीव विकसित होते हैं। दूसरा कथन है
यह लोगों के संलग्न निवास क्षेत्र से बाहर लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप है। ये नहीं, क्योंकि आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। तीसरा है, इसमें स्थानिक संगठन और इसके भौतिक प्रतिवेश के रूप में मानव और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा की जाती है। हाँ, ये बात सही है। यह भू राजनीति के बारे में बताता है और राज्य के दृष्टिकोण से स्थान की व्याख्या करता है। तो ये भी बात सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पहला और तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क है। तो मानववादी भूगोल भूगोल में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मकता को अस्वीकार करता है, यानी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी रिजेक्ट्स पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी। तो बात सही कि जो मानववादी भूगोल है वो भूगोल में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांत को अस्वीकार करता है, यानी प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांत के आलोचना के रूप में ही मानववादी भूगोल का जन्म हुआ था। दूसरा ऑप्शन है या दूसरा का तर्क है कि मानववादी भूगोल स्थान स्थल और भूदृश्य के निर्माण में मानव एजेंसी और उसकी रचनात्मकता की भूमिका पर बल देता है, यानी मानववादी जो भूगोल है स्थान स्थल और भूदृश्य के निर्माण में मानववादी एजेंसी के रूप में भूमिका को अहम मानता है। यानी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ द ह्यूमन एजेंसी एंड इट्स क्रिएटिविटी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेस स्पेस एंड लैंडस्केप्स। देखिए, अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है और तर्क व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, व्याख्या करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास में अरब भूगोलताओं का सही क्रम है। Which one of the following is correct chronological sequence of Arab geographers in the development of geography। देखिए, जो अरब भूगोलवेत्ता थे इनका जो प्रथम ये जो शुरुआत होती है वो इब्न हाकल से होती है, यानी इब्न हाकल से होती है। इब्न हाकल के बाद आते हैं अल मसूदी आ जाते हैं। अल मसूदी ने ही स्वर्णिम चरागाह अपनी किताब लिखी। उसके बाद आते हैं अल बरूनी, यानी तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है, अल बरूनी आ जाएंगे। तो अल बरूनी ने तारीख़ उल हिंद यानी भारत का भूगोल लिखा। अल कानून अल मसूदी लिखा। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था अल बरूनी के बाद आते हैं अल इदरीसी। तो अल इदरीसी चौथे नंबर पर आते हैं। तो अल इदरीसी ने जो थे वो टालमी की रचनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा था। किस पे, अल इदरीसी पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टालमी की रचनाओं का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो अल इदरीसी पर पड़ा। और अल इदरीसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में ग्रंथ लिखे। पांचवें नंबर पर आ जाते हैं इब्न बतूता। इन्हें अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। और इनकी महत्वपूर्ण किताब है रहला, यानी ट्रेवल्स। अरब जगत का मार्को पोलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक यात्राएं की। हमारे अन्य अगले हैं लेखक, वो हैं इब्न खालदून। इब्न खालदून ये छठे नंबर पर आ जाएंगे। इब्न खालदून इन्होंने मुकद्दिमह किताब लिखी। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुकद्दिमह किताब है वो किसकी है, तो इब्न खालदून की है। और यहाँ पर हम अल मसूदी की बात करें जो दूसरे नंबर पर हैं।
अल मसूदी को अरब जगत का हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मानसून की उत्पत्ति का वर्णन किया और तथा जल की सतह से आर्द्रता का वाष्पीकरण एवं बादलों के रूप में आर्द्रता के संघनन का वर्णन किया, इसलिए इन्हें अरब जगत का हेरोडोटस कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अरब जगत का हेरोडोटस किसे कहा जाता है, तो अल इदरीसी को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या बैठेगा, तो इब्न इब्न हाकल अल मसूदी तो ऑप्शन में है नहीं, उसके बाद कौन आ जाते हैं, अल बरूनी। तो देखो अल बरूनी, फिर अल इदरीसी, अल इदरीसी हो जाएगा, फिर इब्न बतूता, इब्न खालदून। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मापदंडों में से कौन सा शहर की परिभाषा में हाल के दशकों में अलग अलग जनगणनाओं में अलग अलग लागू किया गया। इन इंडिया which of the following criteria applied in defining a town has varied from census in recent decades। देखिए जो जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या प्रशासनिक स्थिति ये 1901 से ही चले आ रहे हैं। 1901 में जनगणना हुई तो उतना ध्यान नहीं दिया गया, फिर 1951, 1961 में एक पॉइंट जोड़ा गया था कि 75% से अधिक गैर कृषि में संलग्न पुरुष वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर ये जो 3 घटक हैं, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या घनत्व तो प्रशासनिक स्थिति, ये सभी में सेम रही है। और जो कार्यरत जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन, इसमें चेंजिंग किया गया, बदलाव किया गया, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो कार्यरत जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन सही होगा। सूची को मिलाना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। स्थानिक अखंडता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटीग्रेशन, तो ये किसकी किताब हो सकती है, ये है थ्योरी ऑफ स्पेशियल, ये है आपकी किताब जॉन फ्रीडमैन की। तो जॉन फ्रीडमैन की किताब है। थ्योरी ऑफ इनोवेशन डिफ्यूजन, ये किसकी किताब है, ये है हैंगर स्ट्रेंड। डिपेंडेंसी थ्योरी, ये है एजी फ्रैंक। थ्योरी ऑफ सर्कुलर एंड कम्युलेटिव कॉजेशन, तो ये है एमेडाल। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए का तीसरा, बी का चौथा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंफॉर्मेशनल सिटी शब्दावली किसने दिया, तो जो मैनुअल कास्टलेस थे उन्होंने इंफॉर्मेशनल सिटी दिया। इनकी किताब है इंफॉर्मेशन सिटी, उसी से संबंधित इन्होंने अपना वो भी दिया। और तो इसका सही आंसर तो डी है। वहीं डेविड हार्वे की बात की जाए तो डेविड हार्वे ब्रिटिश जियोग्राफर थे। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जो महत्वपूर्ण वैसे अन्य भी किताबें लिखी। एक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी और सोशल जस्टिस एंड द सिटी। इन्होंने एक संकल्पना प्रतिपादित की, समय स्थल संपीड़न। डेविड हार्वे की ये बहुत पूछी जाती है, समय स्थल संपीड़न, और ये मार्क्सवाद से प्रभावित व्यक्ति थे। तो इसमें जो सही क्वेश्चन है वो मैनुअल कास्टलेस है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल मानवीय पारिस्थितिकी अध्ययन पर आधारित है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी पर कौन आधारित है, हैंगरस्टैंड का नॉन मेसी प्रसार मॉडल, वेबर का अवस्थित मॉडल, जेलेंस्की का सचलता संक्रमण मॉडल, बर्गेस और पार्क का संकेंद्रीय मॉडल। जो मानवीय पारिस्थितिकी अध्ययन पर आधारित है वो है बर्गेस और पार्क का सेकेंडरी मॉडल। ये डी ऑप्शन सही होगा।
समय स्थल संपीड़न का स्थानिक संकल्पना किसने दी? मैंने अभी पहले इसमें चर्चा की है कि जो समय स्थल संपीड़न की स्थानिक संकल्पना वो डेविड हार्वे महोदय ने की थी। और जो एडवर्ड सोजा महोदय हैं इनको पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। इन्होंने बुक भी लिखी उत्तर आधुनिकता से संबंधित। तो ये और अब की बार उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर आधुनिकतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो एडवर्ड सोजा महोदय हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो क्या है? डेविड हार्वे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन क्या है? प्रतियोगिता मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में समय के साथ प्रादेशिकता कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी प्रतियोगिता मुक्त बाजार में अर्थव्यवस्था में समय के साथ प्रादेशिकता कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी रीजनल डिस्पैरिटीज टेंड टू रिड्यूस ओवर टाइम इन ए कम्पिटिटिव फ्री मार्केट इकोनॉमी। वही हमारा तर्क है कि उत्पादन के कारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करते हैं ताकि उनकी प्राप्ति की दर अधिक से अधिक हो सके, अधिक से अधिक हो सके। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा कि देखिए ये भी बात सत्य है, अब कथन भी इसका सत्य है और तर्क भी इसका सत्य है और व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि जब उच्च आय समूह आकर्षण आंतरिक नगर क्षेत्रों में पुराने घरों में पुनः बस जाते हैं, जब उच्च आय समूह के जो लोग हैं आकर्षक आंतरिक नगर क्षेत्रों में पुराने घरों में पुनः बस जाते हैं और उनका जीर्णोद्धार कराते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जेंट्रिफिकेशन कहा जाता है, भद्रलोकीकरण कहा जाता है। कारकीय पारिस्थितिकी एक विधि है जो सामान्यतः निम्नलिखित का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। कारकीय पारिस्थितिकी एक विधि है। कारकीय पारिस्थितिकी फंक्शनल इकोलॉजी इज ए मेथड जनरली यूज्ड टू एनालाइज। तो शहरी सामाजिक स्थानिक संरचना, भूआकृतिक क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, बी और सी। देखिए भूआकृतिक क्षेत्र और कृषि जलवायु ये नेचुरल पारिस्थितिकी की बात होगी, यहाँ पर कारकी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर काम करेगा वो जो है कारकीय पारिस्थितिकी यानी फैक्टरियल इकोलॉजी होगी, जो शहरी और सामाजिक स्थानिक संरचना से संबंधित, शहर में कैसा क्या वातावरण है, कैसा क्या है, तो वहाँ की बात होती है। कारकीय पारिस्थितिकी एक ए वाला इसका ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव की खानाबदोशी की प्रतिक्रिया कौन सी है? यानी जो खानाबदोशी होते हैं उनकी प्रतिक्रिया कौन सी है? टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोमैडिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ मैन? व्यापक क्षेत्रों में फैले व्यापक संसाधन, छोटे क्षेत्र में व्यापक संसाधनों की अवस्थिति, व्यापक क्षेत्र में सीमित संसाधनों का फैलाव और छोटे क्षेत्र में सीमित संसाधनों का संकेंद्रण। यानी लार्ज रिसोर्सेस स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज, लार्ज रिसोर्सेस लोकलाइज्ड इन ए स्मॉल एरिया, लिमिटेड रिसोर्सेस स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, लिमिटेड रिसोर्सेस कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल एरिया। तो देखिए कि इसका जो खानाबदोशी लोग होते हैं वो घुमक्कड़ प्रकार के होते हैं, वो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के साथ घूमते हैं और वहाँ पर उसी हिसाब से अपना जंगलों पर पूर्ण रूप से वो निर्भर रहते हैं, ऋतु के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है कि उनका क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है पर जो संसाधन है वो सीमित होते हैं। तो यानी व्यापक क्षेत्र में सीमित संसाधनों का फैलाव खानाबदोश के लिए ये है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वान थ्यूनन मॉडल के अनुसार
देखिए जो वान थ्यूनन मॉडल, ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट द्वारा इसका कोई आंसर नहीं दिया गया था, तो इसको सबको बराबर बराबर अंक दिए थे। हम वान थ्यूनन मॉडल को एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में इसको बताऊंगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और बने हैं अभी तक, वो आप तो लोगों को पहुँचाएंगे। तो अगला हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए मानचित्र में एक वृहत लोहा और इस्पात संयंत्र को अवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल की पहचान कीजिए। यानी एक इस्पात संयंत्र लगाना है, उसके लिए कुछ ये चित्र दिया गया है, तो कहाँ पर इस्पात उद्योग लगाया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप एन एरिया, द बेस्ट suitable place for locating a big iron and steel plants would be the site marked as। तो देखते हैं कहाँ पर होगा। ये देखिए यहाँ पर सॉफ्ट कोल, यहाँ पर सब दिया गया। ये रोड है, ये यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर कोयला है, और यहाँ पर कोयला है, और यहाँ पर सी पोर्ट है। तो देखिए कहाँ पर लगाया जा सकता है, ये है संभव। देखिए जो डी है, डी, ये रिवर भी इसको मिल रही है, और ये रेलवे लाइन भी मिल रही है, सी पोर्ट भी नज़दीक है, और आयरन, और यहाँ कोल है, आयरन यहाँ से लाकर यहाँ पर बनाया जा सकता है, क्योंकि फिर यहाँ से बनाकर इसके लिए मार्केट भी नज़दीक हो जाएगी, सी पोर्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो डी होगा। यानी क्या होगा, डी होगा। तो डी किस में आएगा, वो आ जाएगा बी में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग पर चलने वाले जहाज विशुद्ध जल वृहत मार्ग से दक्षिण की ओर चलने के लिए निम्नलिखित के कारण विवश होते हैं। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है और ये यूरोप है, इसके बीच में ये जो पट्टी है वो उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग है, और ये दो विकसित राष्ट्रों को, जो यानी ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ के जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके बीच आवागमन, सामान और गुड्स का आवागमन अधिक होता है, इसलिए सबसे व्यस्त जो मार्ग है वो उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग है। अब इनको क्या लिखा है कि विशुद्ध वृत्त मार्ग से दक्षिण की ओर चलने के लिए निम्नलिखित विवश होना पड़ता है। यानी ये सेम ऐसे न जाके इनको दक्षिण जाना पड़ता है। देखिए ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये न्यू फाउंडलैंड है और ये यूरोप है, ऐसे यूरोप। तो इसको ऐसे आने से कम समय लगेगा और यहाँ पर स्थल पर आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि ये लेब्राडोर की ठंडी धारा और यहाँ इधर खाड़ी की धारा आपस में मिल के यहाँ पर टकराती हैं, तो बहुत कोहरा पड़ जाता है, इसलिए इनको ऐसे न चल के इनको दक्षिण आना पड़ता है, तब ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका को पहुँचते हैं। तो क्या कारण है ऐसा, तो देखिए कौन सा कारण हो सकता है कि जब लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और खाड़ी की गर्म धारा के संपर्क से उत्पन्न कोहरे के कारण, ये बात सत्य है कि मैंने बताया कि जब दोनों टकराएंगे तो कोहरा पड़ेगा। वर्ष की कुछ ऋतुओं में लेब्राडोर की ठंडी धारा द्वारा कुछ लाए गए हिमशैल के कारण। हाँ ये भी है कि जैसे ठंडी है, जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला जाएगा तो यहाँ ठंडी अधिक हो जाएगी, तो यहाँ पर बर्फ़ भी आ जाती है, ठंडे बड़े बड़े हिमशैल आ जाते, तो भी मतलब टकरा न जाए, इसलिए इनको दक्षिण की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अगला क्या है कि उत्तर की ओर चलने वाली सशक्त ध्रुवीय बर्फीली पवनों के कारण, तो ध्रुवीय बर्फीली पवनों का ऐसा नहीं होगा। उत्तरी अमेरिका के प्रक्षेपी भूखंड और खाड़ी की गर्म जलधारा की
जलधारा की विद्यमानता के कारण उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ये भी बात सत्य नहीं, तो इसका जो सत्य है वो है 1 और 2, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। पाइपलाइन से संबंधित क्वेश्चन है कि पाइपलाइन परिवहन का लाभ कौन सा नहीं है? Which one is not the advantage of pipeline transport? पाइपलाइन को दुष्कर भूभाग और साथ ही साथ जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है। सही है बात कि पाइपलाइंस कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट ट्रेन एज वेल एज अंडर वाटर। सही बात है। पाइपलाइनें नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। पाइपलाइंस इंश्योर स्टडी सप्लाई, ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है, क्योंकि ऐसा होता है इससे। पाइपलाइनों के प्रचालन के कार्य में बहुत कम ऊर्जा लगती है, यानी पाइपलाइंस ऑपरेशन इन्वॉल्व्स वेरी लो कंजप्शंस ऑफ एनर्जी। देखो पाइपलाइन में प्रेशर से तेल या कोई भी द्रव पदार्थ छोड़ दिया जाता है तो उसमें ऊर्जा कम लगती है, यानी ताकत कम लगेगी कह सकते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लिक्विड पहुंचाना है वो पहुंच जाता है, तो ये भी बात सत्य है। वहीं रिसाव को ढूंढ कर निकालना बहुत आसान होता है और क्षति होने पर पाइपलाइनों की आसानी से और शीघ्रता से मरम्मत की जा सकती है। ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि रिसाव जब कहीं हो जाएगा, मान लीजिए जब धरातल के नीचे पाइपलाइन बिछी होगी, जो रिसाव हो जाएगा तो उसको ढूंढना बहुत कठिन वाला काम, हालांकि ढूंढना इम्पॉसिबल नहीं है पर आसान नहीं है, और कोई क्षति हो जाती है तो उससे मरम्मत होने में, क्योंकि उसकी खुदाई होगी, उसकी सप्लाई को रोका जाएगा, तब उसकी मरम्मत होगी, तो ये बहुत कठिन काम होता है। जो बताया गया है आसान, तो ये पाइपलाइन परिवहन का लाभ कौन सा नहीं होगा? तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। उत्पाद के अंतिम संयोजन के लिए वैयक्तिक अवयव निर्मित करने वाले उद्योगों को कहते हैं, क्या कहेंगे? सहायक उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, अनुषंगी उद्योग, कुटीर उद्योग, सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसिलरी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जो ऐसा है कि इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर इंडिविजुअल कंपोनेंट फॉर द फाइनल असेंबली ऑफ प्रोडक्ट एज आर नोन एज, तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो अनुषंगी उद्योग कहलाते हैं। एंसिलरी इंडस्ट्रीज यानी अनुषंगी उद्योग कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकतम अभिगम्यता से संबंधित है, यानी जो एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहाँ होगी? तो यानी एक कोई चौराहा से जितना ही ज़्यादा सड़क गई होंगी, यानी जितने ही दिशाओं से लोग आपस में यहाँ पर मिलेंगे तो वहाँ की जो अभिगम्यता होगी वो अधिक होगी। तो देखिए अभिगम्यता किसकी अधिक होगी? तो सर्वाधिक अभिगम्यता किसकी होगी? ए की होगी। कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 की। 6 है, यहाँ से इधर उधर रूट से जा रहे हैं स्थानों पर, तो अभिगम्यता किसकी? ए की सर्वाधिक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हमारा ये क्वेश्चन है? ये हमारा क्वेश्चन है 45। अब हम 46 क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है जनजातीय धर्म जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को प्रेत तथा राक्षस माना जाता है उसे प्रायः जीववाद के नाम से चरित्रांकित किया जाता है। मैंने जब पिछली क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि धर्म 3 प्रकार के होते हैं, जनजातीय धर्म और नृजातीय धर्म और सार्वभौमिक धर्म। जनजातीय धर्म में मैंने एग्जाम्पल दिया था जीववाद। तो जीववाद जो है वो जनजातियों का धर्म है। ये प्राकृतिक वस्तुओं को प्रेत तथा राक्षस मानते हैं तथा उसे प्राय जीववाद के नाम से चित्रांकित किया जाता है। तो ये बात
सही है, कथन इनका सही है। वही कारण क्या, एक पक्षी धारणाओं और प्रथाओं का पारिस्थितिकी आधार के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्योंकि एक पक्षी धारणा प्रथाओं के का पारिस्थितिकी आधार के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये भी बात सही है। और ये कारण भी सही, इसी कारण की वजह से ही जीववाद या एक प्रकार से जनजातीय धर्म अलग रहता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये तो क्या कहता है, ट्राइबल रिलीजन वर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर डीम्ड एज स्पिरिट्स एंड डेमन्स इन ऑफन करेक्टराइज्ड बाय एनिमिनिज्म। और रीजन क्या है, सिंपलिस्टिक बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑफन फाइंड ए क्लोज एसोसिएशन विथ इकोलॉजिकल नीचे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, व्याख्या करता है। हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर, क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, यानी विश्व में भाषाओं के क्रमिक विकास तथा नस्लों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं। कि विश्व में भाषाओं के क्रमिक विकास, यानी जो भाषाओं का विकास हुआ है और नस्लों का विकास हुआ है वो भिन्न भिन्न है, ये सत्य है। देयर आर वाइड वेरिएशंस इन एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीशीज इन द वर्ल्ड। अब कथन सही है। कारण क्या है, भौगोलिक पार्थ्य यानी अलगाव कई प्रकार की भाषाओं और नस्लों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी जियोग्राफिक आइसोलेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीशीज। तो देखिए ये भी बात सही, जो भौगोलिक अलगाव है उससे भाषाओं और नस्लों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। क्योंकि मतलब भूमिका अलग, किस प्रकार की वहाँ की क्लाइमेट है, तो जो भौगोलिक अलगाव है उससे ही जो भाषाएं और नस्लें हैं वो उनका अलग अलग विकास होता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसकी ये व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है अब कथन है, देश और काल से संबंधित संस्कृत के प्रसार में भाषा मुख्य भूमिका अदा करती है। यानी देश और काल से संबंधित संस्कृत, यानी जो आपकी कल्चर है वो किससे प्रसारित होती है, वो आपकी महत्वपूर्ण होती है भाषा, लैंग्वेज। यानी स्पेशियो टेम्पोरल डिफ्यूजन्स ऑफ द कल्चर द लैंग्वेज प्लेज ए मेजर रोल। ये बात सही है, क्योंकि भाषा ही आपकी संस्कृति को इधर उधर पहुंचाती है। भूगोलवेत्ता भिन्न संस्कृतियों की पहचान के संकेत के रूप में भाषा का उपयोग करते हैं। ये भी बात सही है और बात भी सही है और ये इसका कारण भी है, तभी तो इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका आप सही हो जाएगा 48 का ए। इसमें भी अब कथन और कारण है, मानव प्रजातियों का जैविक रूप से अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी प्रजातियां सामाजिक रचनाओं के रूप में विद्यमान होती हैं। यानी मानव प्रजातियों का जैविक रूप से अस्तित्व नहीं होता है। बायोलॉजिकली ह्यूमन रेसेस डू नॉट एग्जिस्ट, इट रेसेस डू एग्जिस्ट एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट्स। यानी प्रजातियां सामाजिक रचनाओं के रूप में विद्यमान होती है, ये बात सही है। जैविक रूप से अस्तित्व नहीं है, बट प्रजातियां सामाजिक रचनाओं के रूप में विद्यमान होती हैं। आज विश्व में प्रजाति घृणा और पूर्वाग्रह सभी अति सर्वनिष्ठ हैं, जो कुछ भी भिन्न है उससे विवेकहीन नफरत के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
यानी आज विश्व में प्रजाति घृणा और पूर्वाग्रह सभी अति सर्वनिष्ठ हैं, जो कि जो कुछ भी भिन्न है उससे विवेकहीन है, नफरत के फलस्वरूप उत्पन्न होते। ये भी बात सत्य है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत बहुधार्मिक तथा बहुनिर्जातीय समाज है। अब कथन इसका सही है क्योंकि भारत जो है बहुत से इसमें यहाँ धर्म भी हैं और जो यहाँ की प्रजातियाँ हैं वो डिफरेंट हैं। क्योंकि फिर अगला कारण क्या है, भारत का संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिक सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव के बगैर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। देखिए, भारत में मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त है, ये भी बात सत्य है। और ये इसकी व्याख्या नहीं करता है क्योंकि जो भारत का बहुधार्मिकता बहुजातीय समाज है वो भौगोलिक कंडीशन की वजह से है। कहीं मैदान है, कहीं पठार हैं, कहीं अधिक नदियां हैं, कहीं कम नदियां हैं, कहीं सूखा है, कहीं डिजर्ट है। तो इन कारणों से जो हमारा भारत देश है वो विभिन्न प्रजातियों, जातियों और बहुत ढेर सारी धर्म से संबंधित बहुलता में व्याप्त है। तो इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और बी दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारा निवेदन रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आईडी सर को सब्सक्राइब करें और हम इसी तरह से मोटिवेट होते रहें और भी अन्य अच्छी वीडियो बनाएं ताकि आप लोग अपने जीवन में सफल हों। धन्यवाद।